चीज ये है कि ये प्रकृति के दोहन में मनुष्य इतना अंधा हो गया है कि इस अंधेपन का एक निशानी आज ही के दिन मिला था 1945 में, जब हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंक दिया गया था। और आज तक उस परमाणु बम का आतंक पैदा करके एक पूरा का पूरा देश, मानवता का दुश्मन, पूरी दुनिया का शोषण कर रहा है। और आज पूरी दुनिया के पैमाने पर वही अंधी दौड़ चल रही है प्रकृति के अपार दोहन का, इस हद तक दोहन का कि आदमी खुद अपने आप को असुरक्षित कर दे रहा है। गांव का गांव असुरक्षित है, पूरा पूरा क्षेत्र का क्षेत्र असुरक्षित है। उसमें जब आपदा आ जाती है तो होता है कि प्राकृतिक आपदा है। अरे यह तुम्हारी बनाई हुई आपदा है, ये हमारी बनाई हुई आपदा है। हम प्रकृति का इतना दोहन कर देते हैं, इतना शोषण उसका कर लेते हैं। और जब कच्चे पहाड़ों को, उसके पेड़ों को हम नंगा कर देंगे, पहाड़ों को नंगा कर देंगे, तो ये सब चीज तो आनी है। हम चलते हैं इस पे गीत पर चर्चा करने के लिए अतुल सतीश जी के पास। अतुल सतीश जी, आपकी टिप्पणी, ये जो प्राकृतिक आपदा आई है या प्राकृतिक आपदा कहा जा रहा है, आखिर इसका निदान क्या हो सकता है? धन्यवाद। अभी तो मुझसे पहले गुमान सिंह जी ने पूरी उसकी जो पृष्ठभूमि है वो रख दी है, और जो मोटी मोटी वजह हैं उन्होंने बताई हैं। यही जो है यहाँ भी उत्तराखंड में भी और खास पूरे हिमालय क्षेत्र में आपदाओं के आने का यही मुख्य कारण है। तो अब इसके निदान पर आप कह रहे हैं, तो निदान तो जो कुछ इन्होंने वजहें बताई, अगर उन वजहों को समाप्त कर दें तो यही निदान होना चाहिए। मतलब जो मौसम के बदलाव के चलते ये अतिवृष्टि की जो परिघटना है, ये जो फ्रिक्वेंट हो गया है, मतलब लगातार, और ये केवल जुलाई अगस्त में नहीं बल्कि सितंबर अक्टूबर किसी भी महीने में कभी भी कहीं भी जो है अतिवृष्टि हो जा रही है। ये जो प्रमुख कारण है, इसको जो है एग्रीवेट कर दे रहा है हमारा जो विकास का ढांचा खड़ा हो रहा है। जो बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं हैं, 4 लेन हाईवे हैं, रेलवे की सुरंगें हैं, और जो अन्य विकास है, उसमें जो है अभी वो कह रहे थे कि हिमाचल में पर्यटन है, तो हमारे जो 4 धाम यात्रा मार्ग में है, यहाँ तो जो तीर्थाटन है, उसमें तो और भी ज्यादा जो है अव्यवस्था है, मिसमैनेजमेंट है। उसमें कैरिंग कैपेसिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, गंगोत्री, यमुनोत्री में एक दिन में कितने लोग जाएंगे, कोई इसकी संख्या निर्धारित नहीं है। और वो जो है किसी भी संख्या में जा रहे हैं और उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। होटल, होम स्टे, उसकी बाढ़ आई भी है और उनमें कोई नियंत्रण नहीं है कि वो कहाँ बनेंगे, कैसे बनेंगे, उनकी क्या व्यवस्था होगी, उसको लेकर के कुछ वो नहीं है। तो इसको अगर हम जो ये वजह हैं इनको अगर ठीक नहीं करते हैं, तो ये जो अभी परसों सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले कहा है कि अगर इसी तरह का जारी रहा तो हिमाचल जो है देश के नक्शे से हट जाएगा। हो सकता है कि अतिशयोक्तिपूर्ण टिप्पणी हो, लेकिन जो है ये टिप्पणी पूरे हिमालय पर भी अगर हम लागू करें तो वहां भी सत्य साबित होती है। तो अगर इसको रोका नहीं गया, केवल आपदाओं के समय में मीडिया से लेकर के और सरकारें भी सजग हो जा रही हैं। आपदा आने से पहले की जो तैयारी होनी चाहिए, आपदा आने से पहले जो है आप ये आपदा ना आए, इसके लिए जो तैयारी होनी चाहिए वो सरकारों के चिंता में नहीं है, उनकी वो संवेदना में नहीं है। तो अगर हम अपनी सरकारों को जिम्मेदार नहीं बनाते हैं, वो नीति नियंताओं को ऐसी नीति बनाने के लिए मजबूर नहीं करते हैं कि जो जन पक्षीय नीतियां हों, हिमालय पक्षीय हों, यहाँ की जो पारिस्थितिकी है, यहाँ का पर्यावरण, यहाँ का जो वातावरण, और साथ में जो ये नया इसके साथ जुड़ गया है एक कॉकटेल जो बना रहा है मिलकर के मौसम का बदलाव, और ऐसी विभीषिकाओं को और भीषण कर दे रहा है। जब तक इनके मद्देनजर, इस मौसम के बदलाव के मद्देनजर हम अपनी नीतियों को निर्धारित नहीं करते, तब तक हम ऐसी आपदाओं से बच नहीं सकते। और जो है इसकी चेतावनी लगातार, चाहे गुमान सिंह जी जैसे लोग हों, अन्य पर्यावरण से जुड़े हुए लोग हों, यहाँ के जो जनपक्षीय वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक हों, वो लगातार इसकी जो है चेतावनी दे रहे हैं। यहाँ तो जो है अभी हिमाचल में तो 4 लेन वाला जो है कुछ जगहों पर पूरा हो गया वो एक। यहाँ तो अभी जो ऑल वेदर रोड है, 4 धाम यात्रा मार्ग, अभी पूरा नहीं बना है, लेकिन अभी से उसमें दरारें आने लगी हैं। उसमें जो है वो जगह जगह भूस्खलन के जोन वहां विकसित हो गए हैं 100 से ऊपर। तो
अगर जो है इसको हम रोकेंगे नहीं तो हम ऐसी आपदाओं से बच नहीं सकते। और सरकारों की जो ये करनी है, सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा है, इसकी जो कीमत है यहाँ का आम आदमी, यहाँ का आम रहने वाला जो है चुका रहा है। और जैसा वो कह रहे थे, ठीक है, उत्तराखंड में बहुत सारा पलायन हुआ है, लेकिन जो आपदाएं आ रही हैं पलायित हुए गांव में नहीं है, ये जो है उसी चार धाम यात्रा मार्ग पर जो है ये लगातार आपदाएं जो है केंद्रित हैं। तो इसको बिल्कुल सीधा हम जो है उस यात्रा से, वो जो अत्यधिक पर्यटन है, तो उससे जोड़ करके देख सकते हैं। जी जी, हम चलते हैं उमाकांत लखेड़ा जी के पास। आप लखेड़ा जी, जी नमस्कार। आप तो पर्वत की पीड़ा से भी बाखूबी परिचित हैं, और संसद में भी उसके प्रति कितनी संवेदना है, कितनी मानवीयता है, उससे भी आप पीड़ित हैं। आज की तारीख में ये जो अंधी दौड़ चल रही है अपने आप का, अपना उदर पोषण का, और इस हद तक खा लो कि पूरी बदहजमी हो जाए, पूरी पूरी सृष्टि खत्म हो जाए, आखिर इसको सरकार क्यों नहीं समझ पा रही है? और खास करके जहां जिस स्थान पर हमें विकास करना है वहां के स्थानीय लोगों से राय लेना चाहिए। स्थानीय लोगों से ज्यादा पर्यावरणविद कौन हो सकता है? और आपको कौन सा पर्यावरणविद या कौन सा साइंटिस्ट है जो इस तरीके का आपको राय देता है कि आप अंधी दौड़ में आप नंगी सुरंगें खोद दीजिए, वो कच्चे पहाड़ों में आप वहां कंक्रीट के जंगल बना दीजिए, सारे पेड़ों को आप काट दीजिए। आखिर ये विकास यात्रा कब तक चलेगी, क्यों चलेगी? क्या ये पूरा सर्वनाश करके ही मानेगी? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए तिवारी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार नहीं है कि हिमालय में या उत्तराखंड में या हिमाचल में इस तरह की आपदा का हमको सामना करना पड़ा है। ये समय समय पर इस तरह की आपदाएं आई हैं। हर एक आपदा ने कोई ना कोई चेतावनी दी है। अब सवाल ये है कि एक तो जो सरकार है हमारी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो एक सरकारी सिस्टम है, उसका डायरेक्शन, उसकी प्रायोरिटी एकदम अलग है। उसकी प्रायोरिटी हिमालय के या उत्तराखंड के जो जो सॉवरेनिटी है, वहाँ के डेवलपमेंट की, वहाँ के पर्यावरण को बचाना या उसकी रक्षा करना, वहाँ का जल जमीन जंगल की रक्षा के साथ साथ आप के साथ संतुलन बनाए रखना, उसमें उसकी कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेसिकली जो सरकार होती है, सरकार कोई वो लोग नहीं है कि जिनको जनता ने वोट दिया है। उस सरकार के साथ एक बहुत बड़ा माफिया होता है। वो माफिया होता है, जंगल का माफिया होता है। वो अब तो रियल एस्टेट का जो पूरा इन्होंने 2018 में एक कानून पास किया उत्तराखंड में, जिसमें पूरे पहाड़ को बेचने का इंतजाम किया, उसका एक बहुत बड़ा रिपरकशन हुआ पूरे पहाड़ों के जमीनों पर, जो ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक कोई ऐसी जगह नहीं है, चाहे हम उत्तरकाशी, मनेरी, झाला, हरसिल, अभी धराली, कोई ऐसा इलाका नहीं है कि जहां पर जो जगह बची हुई थी उस जगह पर कब्जा करके वहां होटल निर्माण करना, वहां व्यावसायिक गतिविधियां चलाना। ये जो हिमालय का क्षेत्र है ये व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं बना हुआ है। ये इस तरह का जो कल धराली में जो लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने वीडियो देखे, तो वहां पर जो ऊपर से सैलाब आया अचानक, और नीचे जब सैलाब का नेचुरल जो बहाव है, उस नेचुरल बहाव को अवरुद्ध करते हुए लोगों ने होटल और घर बना लिए। सवाल यह है कि आप जब नेचुरल प्रभाव को रोकेंगे तो आपको इस तरह की आपदा को आप निमंत्रण दे रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक जब पहले जो नेचुरल जो सोर्स था वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है घूम करके, लेकिन जो राइट साइड में लोगों को लगा कि यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि पानी जो छोटा बरसाती नाला आता है, वो बरसाती नाला तो लेफ्ट की तरफ घूम जाता है। तो लेकिन देखिए कल उसने क्या किया, पानी जब आया तो उसने लेफ्ट की तरफ तो वो 5-10% गया। उसने जो जो फोर्स किया उसने,
वो जो राइट की तरफ फोर्स किया, जिसमें एक काली कार जा रही है, 20-25 लोग आगे दौड़े जा रहे हैं जान बचाने के लिए, जिसमें कि बहुत सारे लोग बचे नहीं। मेरा ये कहने का मतलब है कि सड़कों के किनारे, सॉरी, नदी के किनारे, ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ, केदारनाथ तक, नदी के किनारे 200 मीटर तक कोई निर्माण कार्य बनाने की इजाजत नहीं है कानून के हिसाब से, लेकिन कहीं कोई कानून का पालन नहीं हो रहा है। दूसरा बात है कि इतना बड़ा जो हिमालय है, हिमालय अभी शैशव अवस्था में है। हिमालय चाहे वो हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे वो उत्तराखंड का हो, हिमालय जो है अभी पूरा आकार ग्रहण नहीं किया उसने, वो अभी शैशव अवस्था में, वो बाल अवस्था में। और उस बाल अवस्था में अगर 10 साल का कोई बच्चा है या 9 साल का कोई बच्चा है, उस बच्चे के ऊपर अगर आप 40 किलो या 60 किलो का बोझ लाद देंगे तो उस बच्चे की क्या हालत होगी। तो हिमालय की भी वही हालत है कि हिमालय में जो ह्यूमन एक्टिविटी नंबर 1, आपने जो तीर्थाटन है और जो सैलानी पर्यटन है, तीर्थाटन और पर्यटन का कॉकटेल बना दिया है। जगह जगह सुख सुविधाओं के लिए होटल 5 स्टार से लेकर के हर तरह की होटल बना, और 90% जो होटल और रिजॉर्ट्स हैं वो वहां के पर्यावरण की अनदेखी करके हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ जो व्हीकल है, जो वाहन है, वो वाहन जो जा रहे हैं, उन वाहन के साथ जो कार्बन जा रहा है, उन कार्बन से हमारे ग्लेशियर खत्म हो रहे हैं, ग्लेशियर जिसको कहते हैं लुप्त हो रहे हैं। और धीरे धीरे करके जब लुप्त होंगे ग्लेशियर, तो ये जो नदियां हैं, इन नदियों का जो 12 महीने का जो पानी है, उसको केवल और केवल ग्लेशियर देता है उनको। तो ग्लेशियर जब खत्म हो जाएंगे तो ये जो नाले, ये जो नदियां हैं, अब वैज्ञानिक चेतावनी दे चुके हैं कि आने वाले 50-60 साल में ये गंदे नाले में तब्दील हो जाएंगे। तो आज हालत ये है कि ये एक मुद्दा नहीं है, सरकार की गलत नीतियां है। सड़कें, जो 4 धाम यात्रा का जो रूट है तिवारी साहब, वो रूट में जो सड़कें पूरी तरह अवैज्ञानिक ढंग से बन रही हैं। खासतौर पर मैं उत्तराखंड की बात कर सकता हूँ कि उत्तराखंड में सड़कों का निर्माण चट्टानों को काट के किया जा रहा है, रादर देन कि उनको आप पुश्ते लगा करके सड़कों का निर्माण करें, क्योंकि ठेकेदार को मुनाफा कमाना है, ठेकेदार को अधिक से अधिक मुनाफा कमाना है। और जो मुनाफा ठेकेदार खा रहा है या कमा रहा है, उस मुनाफे को उसको बांटना है बाकी लोगों में। मतलब जो माफिया है, जो पॉलिटिशियन है, जो एमएलए है, जो विधायक है, जो मंत्री, उनको मुनाफे का हिस्सेदार बनाना है। तो ये जो मुनाफाखोरी हो रही है हिमालय के पर्यावरण से खिलवाड़ करके, और उसी की वजह से हो रहा है। अब तो ऐसी भी रिपोर्ट आ रही है कि टेरी डैम में जो बहुत बड़ा झील बनी हुई है, कई 100 किलोमीटर वाली जो झील है बनी हुई है, उस झील का जो पानी है, वहां से बादल पानी लेके ऊपर उठ रहा है, और वो भी बहुत ऊंचाई पर है। और ये जो अपर हिमालय है, जहां पर ये हुआ, हर्सिल का जो इलाका है, ये अपर हिमालय में आता है, और ये हिमाचल से लगा हुआ इलाका है। तो बहुत मुझे लग रहा है कि वहां का पूरा हिमालय का अस्तित्व खतरे में है, और वहां के लोगों का अस्तित्व खतरे में है। वहां अगर आप इस तरह की आपदाएं लगातार रुकेगी नहीं, और रुक भी नहीं पाएगी, कैसे रुकेगी। कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने फोन घंटी घुमाई और रुक गया। इसके लिए एक इस पर रिसर्च होनी चाहिए, दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पर शोध करें, इस पर बताएं कि हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को हम ना करें। और ऐसी गलतियां अगर हम लगातार करते जाएंगे तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि पूरे हिमालय का एग्जिस्टेंस, वहाँ के लोगों का अस्तित्व, वहाँ के जल जमीन जंगल का अस्तित्व मिट जाएगा, ऐसा मैं तिवारी साहब मानता हूँ। जी सर, ये तो जो हम देख रहे हैं कि मंदिर और मुनाफा की अंधी दौड़ में हम प्रकृति का इतना दोहन कर दे रहे हैं, और हमारे वैज्ञानिकों की बात ये मानने को तैयार नहीं है। जो ये इस पर समितियां बनाते हैं, इस पर कमेटियां बनाते हैं, वो कमेटियां जो राय देती हैं उस पर भी मानने को तैयार नहीं है। अगर मानते भी हैं तो उस पर लागू नहीं होता है। इन्हीं के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक, और हम कहेंगे कि वीडी अग्रवाल साहब और सानंद, उन्होंने आमरण अनशन किया, और आमरण अनशन यहां तक पहुंचा कि उनको अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और वो केवल सानंद नहीं थे, वो पर्यावरणविद थे, वो इंजीनियर थे।
उनसे ज्यादा इस बात की समझदारी कोई रखने वाला देश दुनिया में नहीं है। आप उसकी बात भी नहीं मानोगे और आप अंधा दोहन करोगे और कहोगे कि यह तो प्राकृतिक आपदा है, दैव ईश्वर आपका इसलिए नाराज हो गया क्योंकि आप मांस खा रहे हैं, क्योंकि आप मछली खा रहे हैं, क्योंकि आप, तो ऐसी हालत में आखिर इस सरकार को कब चेतेगी, कैसे चेतेगी, उसके लिए क्या किया जा सकता है? हम चाहें कि गुरु नानक सिंह